नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। लेबर लॉ एडवाइजर जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज की बात करता है, उनकी हक की बात करता है और उनसे जुड़े हुए सारे विषयों की बात करता है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हमारे देश की एक फेमस बिजनेस वुमेन किरण मजूमदार शॉ का एक स्टेटमेंट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश के कारोबारी के पास कारोबार करने का समय ही नहीं है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी सारी कंप्लायंसेस बना दी है और उस कंप्लायंसेस ना करने पर इतना भारी जुर्माना एम्प्लॉयर पर लगा रहा है कि एम्प्लॉयर सिर्फ कंप्लायंसेस करने में ही उलझा हुआ है और अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। ऐसे में जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बढ़ रही है लेकिन देश की जीडीपी नीचे गिरती जा रही है, तो लोगों को सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक कांड कर दिया है हमारे ही सरकारी विभाग ईएसआईसी विभाग ने। ईएसआईसी विभाग ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए 1 नवंबर 2019 से कुछ ऐसे बदलाव कर दिए हैं जिससे करोड़ों एम्प्लॉयज का नुकसान हो रहा है, लाखों एम्प्लॉयर्स का नुकसान हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बट्टा लग रहा है, एम्प्लॉयर उलझ रहे हैं, नए हायरिंग करनी पड़ रही है उनको सिर्फ ये कंप्लायंसेस करने के लिए। और ईएसआई विभाग को जब सैकड़ों लेटर भेजे गए, रिप्रेजेंटेशन भेजा गया कि आपने क्या कर दिया, तो उसके बाद जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है वो इतना हास्यास्पद है, इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला है, रेड टेपिज्म बढ़ाने वाला है और अननेसेसरी का पेपर वर्क बढ़ाने वाला है। वो सारी चीजें आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे। आज का एपिसोड आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और ना सिर्फ देखना है, इसको शेयर करना है ताकि ये आवाज पहुंचे ऊपर उन बैठे हुए लोगों तक जो सिर्फ ऊपर कलम घिसकर एक ऑर्डर पास कर देते हैं और ये सोचते ही नहीं है कि इसका नीचे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स पर आखिर इंपैक्ट क्या होगा। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट अदरवाइज आप मिस कर देंगे और किसी भी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को ये अपडेट मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो पहला सर्कुलर आया ईएसआई डिपार्टमेंट का वो आया 19 नवंबर को। परिवर्तन ऑलरेडी 1 नवंबर को हो चुका था, लेकिन 19 नवंबर को ये सर्कुलर आया। सर्कुलर में ये कहा गया था, कंट्रीब्यूशन पीरियड खत्म होने के 42 दिन के अंदर अंदर अगर आपने चालान का पेमेंट नहीं किया, चालान नहीं बनाए, पेमेंट नहीं किया, तो फिर उन चालान का पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे। कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है? अप्रैल से लेकर सितंबर तक का समय है जिसमें एम्प्लॉयर पैसा जमा कराता है, एम्प्लॉय अपना सैलरी में से पैसा कटवा के ईएसआई विभाग में जमा कराता है, जिसके अगेंस्ट उनको आने वाले 6 महीने में इलाज वगैरह मिलता है। ठीक उसी तरीके से अगला कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अब ईएसआई विभाग ने कहा कि इसके 42 दिन के अंदर अंदर आपको चालान बनाना जरूरी है सर्कुलर के हिसाब से, यानी जो सितंबर में एंड हो रहा है कंट्रीब्यूशन पीरियड उसका 11 नवंबर तक, और जो दूसरा कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है मार्च तक खत्म होने वाला, उसका जो पेमेंट है वो 12 मई तक कर देना एम्प्लॉयर्स के लिए जरूरी है। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो क्या? ये ईएसआई विभाग ने बताना की जहमत नहीं समझी कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, एम्प्लॉयज को बेनिफिट नहीं मिलेगा, वैसे भी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास नियत नहीं है एम्प्लॉयज को फायदा पहुंचाने की। तो ईएसआई विभाग ने पहला सर्कुलर जारी कर दिया। दूसरा सर्कुलर आया, वो भी आया 21 तारीख को, जबकि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका था 1 नवंबर को। उसमें यह कहा गया कि भाई जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयज को समय पर नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए हम बंद ही कर दे रहे हैं सिस्टम। 10 दिन के अंदर अगर आपने एम्प्लॉय को नहीं जोड़ा तो उसके बाद आप एम्प्लॉय को जोड़ ही नहीं पाओगे। हाँ, जोड़ ही नहीं पाओगे, खत्म। एम्प्लॉयज को आप आगे जोड़ नहीं पाओगे। और अगर बाय द वे आपको जोड़ना है तो आपको रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस में पेपर वर्क, कागजबाजी करके वहां से एप्लीकेशन लगाकर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब आप उस एम्प्लॉय को जोड़ पाओगे बैकडेटेड से। वाह! इसके अगेंस्ट बहुत सारे एम्प्लॉयज ने आवाज उठाई, लोग सर्कुलर पहुंचाए, रिप्रेजेंटेशन पहुंचाया और उसके बाद रिसेंटली एक हास्यास्पद सॉल्यूशन ईएसआई विभाग ने दिया है। अब ये जो सॉल्यूशन आया उस सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब ये ढेर सारे रिप्रेजेंटेशन ईएसआई विभाग के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आए और हम इतने दयालु हैं तो हम आपको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये सॉल्यूशन से आप अपने एम्प्लॉयज को तो कम से कम बैक डेटेड से जोड़ पाओगे। तो इस सॉल्यूशन के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले ऑनलाइन क्या होगा? ऑनलाइन जब भी कोई एम्प्लॉय को जोड़ने की कोशिश की जाएगी 10 दिन से पुरानी डेट पर, तो वहां पर एक पॉपअप आएगा
पॉपअप में कुछ कंडीशंस लिखी होगी कि भाई एम्प्लॉयर आप गलत हो, आपने कैसे देर से जोड़ा, हम आपको शो कॉज नोटिस भेजेंगे, आपको इसके बाद एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फलाना टीम का। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो फिर एम्प्लॉय का आईपी नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर आपने रिजेक्ट किया, आपने वो कंडीशन नहीं मानी, तो फिर एनीवेज आईपी नहीं जुड़ेगा। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आपके पास एक शो कॉज नोटिस जनरेट होकर आपके ईमेल पर, जो भी एम्प्लॉयर उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर आ जाएगा, और एक परफॉर्मा भी इसके साथ अटैच किया गया है जो परफॉर्मा भरना होगा, और 15 दिन के अंदर अंदर वो परफॉर्मा उस शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट जमा कराना होगा अपने रीजनल ऑफिस या सब रीजनल ऑफिस में। तो ये परफॉर्मा आप देखिए, इस परफॉर्मा में वो सारी इंफॉर्मेशन दोबारा हैंड रिटन में मांगी गई है जो एनीवेज एम्प्लॉयर जब आईपी का रजिस्ट्रेशन करता है तो ऑनलाइन फिल कर देता है। जैसे एम्प्लॉय का नाम, उसकी डिटेल, फादर नेम वगैरह वगैरह, उसकी नॉमिनी की डिटेल, उसकी फैमिली की डिटेल, सारी चीजें, उसके अलावा उसके डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें जब ऑनलाइन सबमिट कर दी जाती है। लेकिन ईएसआई विभाग ने बोला नहीं नहीं, आप तो फिर से हाथ से सारी चीजें लिखकर हम तक पहुंचाइए, ये आपका परफॉर्मा होगा ताकि हम उस एम्प्लॉय को अप्रूव कर पाए। और उसके बाद जो सबसे मजेदार चीज करी है वो शो कॉज नोटिस। देखिए आप, इस शो कॉज नोटिस में एक बहुत ही मजेदार चीज मेंशन्ड है सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी कंफर्म्ड आफ्टर द ड्यू वेरिफिकेशन बाय कंसर्न्ड आरओ एसआरओ व्हिच मे रिक्वायर साइट विजिट बाय द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ ईएसआईसी। जी हां दोस्तों, आपके हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं है लोगों की केयर करने के लिए, आपके पास ऑफिस में स्टाफ मिलते नहीं है ताकि एम्प्लॉयज अपना बिल अप्रूव करवा सकें, ताकि एम्प्लॉयज अपना फ्यूनरल का चार्ज ले सकें। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपके पास एम्प्लॉयज हैं कि एम्प्लॉयर के हर एक एम्प्लॉयर के ऑफिस में जाकर एक एक एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन करेंगे कि जो उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो सही है कि नहीं। वेल डन। मतलब एम्प्लॉयर के ऑफिस में जाने का, फैक्ट्रीज में जाने का एक भी बहाना छोड़ते ही नहीं हो कि यार वहां तो जाके काम होता है ना हमारा। तो उसके लिए ये सर्कुलर जारी किया गया कि हाँ, साइट विजिट करके सिर्फ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हम लोग चेक करेंगे, और उसके लिए साइट विजिट की यहां पर जो इन्होंने शो कॉज नोटिस जारी किया उसमें लाइन भी मेंशन कर दी है। यानी अब आप सोचिए, प्रोसेस समझिए, अगर आपने लेट एम्प्लॉय जोड़ा 10 दिन से ज्यादा तो वहां पर एक शो कॉज नोटिस जारी होगा। हर एक एम्प्लॉय का आपको इंडिविजुअली फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म ईएसआई डिपार्टमेंट में 15 दिन के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप शहर से दूर रहते हैं या गांव में हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब आपको उसको कुरियर करना है, किसी के साथ पहुंचाना है, पता नहीं आपका हेडेक है, लेकिन आपको 15 दिन के अंदर पहुंचाना है। बाय द वे 15 दिन के अंदर नहीं पहुंचा तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वही तय कर दी जाएगी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। यानी आपने 25 तारीख को जोड़ा तो 25 तारीख ही जुड़ जाएगी, चाहे आपने 1 महीने पहले का उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाला हो या एम्प्लॉय 1 महीने से आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, उस एम्प्लॉय का कुछ फायदा नहीं होगा। अब मान लीजिए 15 दिन में आपने पहुंचा दिया, तो पहुंचाने के बाद ऐसा नहीं कि सबका अप्रूव कर देंगे, ये डिस्क्रिशन पर है। रीजनल ऑफिस या सब रीजनल ऑफिस में जो भी डायरेक्टर है या ऑथोराइज्ड ऑफिसर है वो तय करेंगे कि हाँ भाई इनका जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। वो कैसे तय करेंगे, कौन सी कंडीशन में तय करेंगे, कौन सी कंडीशन में तय नहीं करेंगे, यहां तो ये कोई बताया नहीं है। ये कौन बताएगा, ये आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। जब कोई कंडीशन ही नहीं दी गई कि किस कंडीशन में अप्रूव करना है, किस में रिजेक्ट करना है, वो यहाँ पर कंडीशन ही नहीं दी गई, तो फिर वहां पे जो ऑफिसर बैठा है उसके डिस्क्रिप्शन पर ये बात आ जाती है। तब वो कब अप्रूव करता है, कब रिजेक्ट करता है, ये आप भी समझते हो और हम भी समझते हैं। तो ओवरऑल ये प्रॉब्लम आपने समझी, ये सॉल्यूशन समझा, अब इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है वो भी समझ लीजिए। नंबर 1, ये चीज बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। जो भी ऊपर बैठे हुए अफसर हैं जिन्होंने ये सर्कुलर निकाला है, हमारे मिनिस्टर साहब हैं, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है फैक्ट्रीज में, नंबर 1 तो इटरेशन बहुत आता है। आज एम्प्लॉय आया, 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, फिर कोई नया आया, फिर कोई छोड़ के चला गया, ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। कम से कम अभी के समय जो एचआर है या जो भी अकाउंटेंट है या जो भी कंसर्न पर्सन है, एम्प्लॉयर खुद है, वो अपने लास्ट के 1-2 दिन महीने के एंड में निकाल कर पूरे महीने का एनालिसिस कर लेता है, किस तारीख को कौन सा एम्प्लॉय आया, उसको जोड़ा और उसके बाद चालान बनाता है। अभी क्या होगा, जैसे ही एम्प्लॉय आया उसको 10 दिन के अंदर जोड़ना है, जैसे ही एम्प्लॉय उसके 10 दिन के अंदर जोड़ना है। 10 दिन के अंदर तो सारे डॉक्यूमेंट तक नहीं लेके आ पाते एम्प्लॉयज, ऐसे में उसको जोड़ना एनीवेज बहुत डिफिकल्ट है। और बाय द वे अगर जोड़ना भी है तो सोचो कि यार अगर मान लो हर दिन कोई ना कोई 1-2 एम्प्लॉयज आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे में एक व्यक्ति तो दिन भर ये एम्प्लॉय को जोड़ने का ही काम करेगा, एटलीस्ट हर दिन उसका ये एक काम बढ़ जाएगा।
जबकि कई सारी फैक्ट्रीज में, कई सारे एस्टेब्लिशमेंट्स में फुल टाइम एचआर होते ही नहीं है। ये काम कोई पार्ट टाइम वर्कर कर रहा होता है, या कोई कंसल्टेंट कर रहा होता है, या एम्प्लॉयर खुद कर रहा होता है। ऐसे में एम्प्लॉयर एवरीडे कंप्यूटर में बैठकर नए आईपी रजिस्ट्रेशन लेगा क्या? तो ये नंबर वन, ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है। नंबर सेकंड, जब हमारा देश डिजिटल इंडिया की बात करता है, जब पेपर बचाने की बात करता है, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करता है, ऐसे समय में ये फिजिकल फॉर्म लाने की क्या जरूरत थी? अगर एक नॉर्मल सेंस का आदमी भी अगर ये समझे कि अगर 10 दिन के अंदर एम्प्लॉय नहीं जुड़ा है, तो वहां पर आप पॉपअप दीजिए और पॉपअप के में ये बोल दीजिए कि अगर हाँ ठीक है आपने पुरानी डेट ली, मैं एक्सेप्ट करता हूं सारी की सारी रिस्क, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी इसके अगेंस्ट कोई मैं एक्सीडेंट का रिपोर्ट फाइल कर दूंगा वगैरह वगैरह, तो उस केस में आप मेरे पर एक्शन लीजिए। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन सारी डिटेल भरिए, फिर ऑफलाइन एक फॉर्म में भी डिटेल भरिए, शो कॉज नोटिस का जवाब दीजिए, वो सारे पेपर्स का पुलिंदा हमारे ऑफिस पहुंचाइए, जहां पर एक अफसर बैठकर एक एक को चेक करेगा और हाँ बोलेगा कि हाँ लो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पुरानी दो एक्सेप्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पुरानी दो एक्सेप्ट, फलाना ढीम का। ये पेपर वर्क क्यों बढ़ाया आपने? डिजिटल इंडिया में थोड़ा सा डिजिटल सॉल्यूशन लाइए। अगर आपको ये करना ही है, पहली बात तो नहीं करना चाहिए, अगर करना ही है तो कोई डिजिटल सॉल्यूशन लाइए, पेपर वर्क मत बढ़ाइए। तीसरा, साइट विजिट। ईएसआई विभाग के पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज की कमी है, ऐसा कई बार बोला गया है। ऐसे में एक एक एम्प्लॉय के वेरिफिकेशन के लिए साइट विजिट, कौन सी साइट पे विजिट करेगा, कौन सी पे नहीं करेगा, विजिट करके क्या पता करेगा? ये भी बोला है कि भाई हमको सारे कंसर्न डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए ये आप देखिए। अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, आईडी प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, सैलरी एंड वेज रिकॉर्ड चाहिए, अटेंडेंस का रिकॉर्ड चाहिए, डिटेल ऑफ एक्सीडेंट अगर कोई है तो रिकॉर्ड चाहिए, मंथली कंट्रीब्यूशन डिटेल चाहिए उसकी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। ये सारी चीजें मांग रहे हैं एक एक एम्प्लॉय के लिए। तो एम्प्लॉयर बेचारा अपना धंधा करेगा कि ये सारी चीजें करता रहेगा? मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इससे सिर्फ करप्शन बढ़ने वाला है, ब्यूरोक्रेसी बढ़ने वाली है, रेड टेपिज्म बढ़ने वाला है, और एम्प्लॉयर अपना सर नोच लेने वाले हैं। क्योंकि अगर वो यही करते रहे तो लिटरली वो बिजनेस कब करेंगे? बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें बहुत सारे एचआर हैं, एचआर की टीम है, फिर भी वो काम कर देंगे। इस देश का मरेगा तो छोटा बिजनेसमैन मरेगा, इस देश का कोई मरेगा तो एम्प्लॉय मरेगा, क्योंकि एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन नहीं होने दे रहे हैं। अल्टीमेटली करोड़ों एम्प्लॉयज को ही नुकसान हो रहा है इस ओवरऑल पूरे ड्रामे का जो ईएसआई विभाग ने किया है। अब दोस्तों, अगर आप आज भी चुप बैठ जाओगे, आज भी आवाज नहीं उठाओगे, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं और आप सभी के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हूं। अगर ये बात कहीं आगे तक पहुंचती है, इसका विरोध होता है, आप बोलते हो कि हम इसका चुनावों में विरोध करेंगे, आप बोलते हो कि हम इसका हर जगह विरोध करेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे अगर आप इस तरह की पॉलिसीज लेकर आते हो, ईएसआई विभाग के बाहर आपको धरना देना पड़ सकता है, ईएसआई विभाग को लेटर लिखने पड़ सकते हैं, ईएसआई विभाग को रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ सकता है, ये सारी चीजें करोगे तब मे भी छोटी सी चांस है कि ये चीज रिवर्ट हो जाएगी। अगर ये रिवर्ट नहीं हुई तो इसी तरह से तानाशाही बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ऐसे नए जुमले, ऐसे ऐसे नए कंप्लायंसेस विभाग लेकर आता जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, जो बिल्कुल ही इलीगल है। ईएसआई एक्ट में कहा गया है कि एम्प्लॉय को 10 दिन में जोड़ना चाहिए, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि जोड़ना ही होगा, और अगर नहीं जोड़ पा रहे हो तो हम उसको जोड़ने ही नहीं देंगे। आप कंप्लेन करो, आप पेनल्टी लगाओ एम्प्लॉयर को, आप उसको नोटिस भेजो, आप रजिस्टर ही नहीं करने दे रहे बेचारे एम्प्लॉय को। ये कहाँ का इंसाफ हो गया, कहाँ का न्याय हो गया? ईएसआई विभाग जिसकी नींव इसीलिए रखी गई थी कि वो देश के एम्प्लॉयज का भला कर पाए, उनकी हेल्थ इंप्रूव कर पाए, उनको बेनिफिट दे पाए डेथ, एक्सीडेंट इत्यादि केस में। ऐसे में जब आप उनको रजिस्टर ही नहीं होने दोगे तो काहे का बेनिफिट, काहे का ईएसआई विभाग, काहे की सोशल सिक्योरिटी? खैर, मैंने इनफ बोल दिया, आपने इनफ सुन लिया। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप इस देश की जागरूक जनता हैं, आप लेबर लॉ एडवाइजर के सब्सक्राइबर हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद।